हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज आपका स्टडी विद जीनियस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स का अध्ययन आप लोगों को करवाएंगे। भौतिक विज्ञान कक्षा 11वीं के फिजिक्स का आज हम फर्स्ट सेशन स्टार्ट करना जा रहे हैं और हम इस फर्स्ट सेशन में आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 7 बल एवं गति के नियम को लेकर आए हैं, जिसमें हम आज के इस सेशन में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे बल क्या होते हैं, बल की अवधारणाएं किन्होंने दी है। हम इसके कुछ बेसिक्स पे जाने की कोशिश करेंगे। उसके पश्चात हम इनर्शिया क्या होता है, फिर न्यूटन के गति के नियम। इस तरह से इस चैप्टर में हम आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। तो साथियों, आज से हमारा यूनिट नंबर 7 का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 7 का हम पार्ट फर्स्ट में जाते हैं। यूनिट नंबर 7 के पार्ट फर्स्ट पे हम जाते हैं और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसका नाम है बल एवं गति के नियम। इस चैप्टर का नाम है बल एवं गति के नियम। तो हम उस मूलभूत संरचना पर जाते हैं कि बल क्या होता है। भाई, किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अगर उस चैप्टर के बारे में कुछ रिव्यू लिया जाए, हमसे अब पूछा जाए कि बल क्या होता है, तो हमें उस चीज़ का उसका रीज़न याद होना चाहिए और ये स्वाभाविक बात भी है। तो डियर स्टूडेंट, कि बल क्या है। अगर जैसे आपने देखा होगा कि आप ऐसे खड़े थे, आप कहीं पर खड़े हैं, आप जब तक खड़े रहोगे जब तक या आप कुछ चलने की इच्छा ना करें या आपको कोई धक्का न मारे। एग्जाम्पली, एक कोई बंद गाड़ी यहाँ पर खड़ा हुआ है या कोई टायर या ब्लॉक कुछ भी ले सकते हैं। भैया, ये जब तक यहाँ पर खड़ा रहेगा, ये ब्लॉक, जब तक हम इसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम इसे उठाते हैं और उठा के दूर ले जाते हैं तो ये यहाँ से यहाँ अपनी अवस्था को परिवर्तन कर देता है। सिंपली बल क्या है? सिंपली बल वही है, वह बाह्य कारक। बाह्य कारक क्यों कहा? अब आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा है कि यार बाह्य कारक क्यों कहा? क्योंकि ये जो बॉडी है, इस बॉडी के बाहर से लगा हुआ है ये, इसलिए हम इसे बाह्य कारक कहते हैं सिंपली। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर दे या उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दे। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है? हमारा क्वेश्चन बनता है बल क्या है। बल क्या है? क्या है बल? बल की हम डेफिनेशन लिखना जा रहे हैं। सिंपली वे में हम लिखना चाहते हैं बल क्या है। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। साथियों, अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ आप लिख सकते हो, आप नोट्स बना सकते हो और इजीली नोट्स बनेगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। पूरा सिलेबस कवर हमारे द्वारा करवाया जाएगा। हम लोग 9th to 12th साइंस, मैथ्स, फिजिक्स सारे सब्जेक्ट कवर करवाए जाएंगे और जो आपको काफ़ी हेल्पफुल भी रहेंगे। तो आप बल की डेफिनेशन लिख लीजिए। बल क्या है? बल क्या है? बल वह है बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर दे। अब हम बल के बारे में पढ़ते हैं। बल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बल का प्रवर्तक, बल की अवधारणाएं किसने दी है? बल की अवधारणाएं अगर वैज्ञानिक को के अनुसार माना जाए
तो बल की अवधारणाएं डाल्टन ने दी है। किनने दी है? बल के प्रवर्तक किनको माने जाते हैं? तो एक और पॉइंट यहाँ पर लिख लीजिएगा, बल के प्रवर्तक डाल्टन को माना जाता है। बल का प्रवर्तक किसको माना जाता है? बल के प्रवर्तक माना जाता है डाल्टन को माना जाता है। साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमारे यहाँ पर एक महान हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा एक ऋषि मुनि हुआ करते थे, महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने सबसे पहले कण की व्याख्याएं की है। ये केमिस्ट्री के पार्ट में आता है, कण, अणु, परमाणु। ऐसी उन्होंने कहा था कि यानी किसी भी बॉडी का सबसे छोटा जो पार्ट होता है वो कण होता है, और कण की अवधारणाएं महर्षि कणाद ने दी थी। और महर्षि कणाद ने कहा था कि जो दो कण होते हैं उनके मध्य किसी न किसी का एक अट्रैक्शन, आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, और उसी आकर्षण प्रतिकर्षण को हम क्या कहते हैं? उसी आकर्षण और उसी प्रतिकर्षण को हम कहते हैं बल। तो हम कह सकते हैं कि बल की अवधारणाएं हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा भी दी गई है। और आप लोग तो जानते ही हैं, हमारे ऋषि मुनि आज के वैज्ञानिकों के शोध संस्थान से भी बहुत आगे पहुंच चुके थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि उनके इन सिद्धांतों को विदेशी लोगों ने पढ़कर उन पर शोध करके और कई तरह के कई प्रकार के अनुसंधान किए हैं। और महर्षि कणाद की उस बुक का नाम आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वैश्विक दर्शन। उस बुक का नाम है जहाँ उन्होंने कण की व्याख्याएं की है, कण के बारे में हमें समझाने का प्रयास किया है। वो बुक्स है उनकी वैश्विक दर्शन। अब हम लोग दूसरे पार्ट पर चलते हैं। ये नोट कर लिया हो या कर लिया हो तो हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम इसी शोध में डाल्टन के बाद आगे बढ़ते हुए एक वैज्ञानिक हुए, गैलीलियो। कौन वैज्ञानिक हुए? गैलीलियो। गैलीलियो ने एक सिद्धांत दिया। उन्होंने अनुभव किया कि यार जो आदमी खड़ा है, अगर उसको हम धक्का मारते हैं तो वो उस चीज़ का विरोध करता है। कोई आदमी गतिशील है, चल रहा है, और अगर उसको हम रोकते हैं तो वो उसका विरोध करता है। आपने देखा होगा कि गाड़ियों में जैसे ब्रेक्स लगे रहते हैं, तो हमारी गाड़ियों में क्या होता है साथियों कि गाड़ियों में जैसे हम गाड़ी को रोकने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी का लॉस होता है। ब्रेक लगते हैं, ब्रेक लगाते हैं हम तो आपने देखा होगा ब्रेक शू घिस जाते हैं, टायर रोड के साथ घिस जाता, सरफेस के रोड की सरफेस के साथ। तो इस तरह के फिनोमिना उन्होंने देखे होंगे कहीं ना कहीं। और उसके बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि यार आदमी खड़ा है, स्थिर है, उसको चलाने का प्रयास किया तो उसने विरोध करा। कोई आदमी गतिशील है, चल रहा है, उसे हमने रोकने का प्रयास किया तो उसने विरोध किया। कोई आदमी पूर्वोत्तर दिशा में या किसी एक जैसी गति में चल रहा है तो उसे हम रोक रहे हैं, उसे हम डिस्टर्ब कर रहे हैं उसके पार्ट को, तो उसने उसका विरोध किया है। तो इस तरह से जड़त्व जो है एक पिक्चर में आया। तो ठीक है साथियों, लिखिए जड़त्व क्या है। प्रश्न है हमारा जड़त्व क्या है और प्रकार। अब हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, जड़त्व क्या है। तो हमने अभी बात की है कि जैसे कोई आदमी खड़ा है, उसको हम चला रहे हैं तो वो चलने का विरोध कर रहा है। कोई आदमी चल रहा है, हम उसे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं तो वो उसका विरोध कर रहा है। कोई बॉडी है, किसी दिशा में जा रही है, उस दिशा से हमने उसको परिवर्तन करने की कोशिश करी तो उस दिशा का विरोध कर रही है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं कि कोई वस्तु है, उसका कोई गुण है जो वह स्वतः ही परिवर्तन का विरोध करे। अब ये विरोध तो बॉडी अंदर से करती है, तो हम कह सकते हैं स्वतः ही उसका विरोध करे। क्या कहेंगे उसे?
उसे हम जड़त्व कहेंगे, उसे हम जड़त्व कहेंगे। एक बार और सुन लीजिए कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण उसमें होने वाले परिवर्तन का वो स्वतः ही विरोध करे, हम उसे कहेंगे जड़त्व। जड़त्व को इंग्लिश में इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व को इंग्लिश में हम कहते हैं इनर्शिया। जो हिंदी मीडियम से लोग हैं वो इन टर्म्स का ही आप इंग्लिश में याद रखा करो, लिख लिया करो, नोट कर लिया करो, तो ये आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगा और काफ़ी रहेगा। तो हम सबसे पहले जड़त्व की परिभाषा लिखते हैं। तो जड़त्व की परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे, ठीक है, लिखना प्रारंभ करेंगे। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने वह स्थिति परिवर्तन का वह स्थिति परिवर्तन का स्वतः ही विरोध करें। यह हम कह सकते हैं कि वो अपनी स्थिति को परिवर्तन करने में असमर्थ हो, हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे जड़त्व कहेंगे। अब जब जड़त्व समझ लिया हमने, तो अब हम इसके प्रकारों पर जाते हैं। तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है? आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो तो हम आगे इसी के पार्ट पे पढ़ते हैं। तो इसके पार्ट पे जड़त्व कितने प्रकार का होता है। मैंने शायद शुरू में आपसे बात की थी जब समझाया था कि वो खड़ा है, स्थिर है, तो स्थिरता का विरोध करेगा। अगर वो गतिशील है तो वो गति का विरोध करेगा। अगर वो किसी दिशा में जा रहा है तो उस दिशा का विरोध करेगा। तो जड़त्व के प्रकार। अब हमारा उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जा रहे हैं, जड़त्व के प्रकार। अब हम उसी के सेकंड पार्ट पे जा रहे हैं, जड़त्व के प्रकार। तो जड़त्व कितने प्रकार का होता है? जड़त्व 3 प्रकार का होता है। हम फर्स्ट बाय फर्स्ट नोट करेंगे, फर्स्ट बाय फर्स्ट के बारे में नोट करेंगे, उसके एग्जाम्पल नोट करेंगे और उसके बाद सेकंड वाले पार्ट में जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। फर्स्ट जो जड़त्व का प्रकार है वो है विराम का जड़त्व। हमारा फर्स्ट है यहाँ से विराम का जड़त्व। तो हम विराम के जड़त्व में आप लोगों से मैंने पहले भी डिस्कस किया था और हमारी बातचीत ही हुई थी कि विराम का जड़त्व क्या है। विराम का जड़त्व, डियर स्टूडेंट, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है और अगर हम उसको गतिशील करने का या किसी प्रकार का बाह्य बल उस पर लगाएंगे तो वो तो कहेगा कि भैया मैं तो विराम ही बढ़िया। बस वो जो विराम विरोध है वही विरोध कहेगा विराम का जड़त्व। एग्जाम्पली, आपने पेड़ देखे होंगे, पेड़ पे फल लगते हैं, वो विराम में है। जब हम उन्हें पेड़ को हिलाते हैं तो क्या होगा? पेड़ को हम हिलाते हैं तो क्या होता है कि वो जो विराम के जड़त्व के कारण जो फल विराम अवस्था में रहते हैं वो गति में आने का विरोध करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप वो विरोध कम होता है, फोर्स ज़्यादा होता है तो वो टूटकर नीचे गिर जाते हैं। नंबर 1 एग्जाम्पल। नंबर 2 एग्जाम्पल, हमने देखा है कि हम बस में बैठे हैं, बस खड़ी थी बस स्टैंड पे और हम बस में बैठ गए। अब जब हम बस में बैठे तो बस खड़ी थी और जैसे ही एकाएक बस स्टार्ट होती है
अब जब एकाएक बस स्टार्ट होगी तो हमें एकदम से धक्का सा लगता है और हम एकदम पीछे जाते हैं और फिर आगे गिरते हैं। तो ये क्या है? ये विराम के जड़त्व के उदाहरण हैं। ठीक है, तो लिखिएगा विराम का जड़त्व। अब आप लोगों को शायद समझ में आ ही गया होगा कि विराम का जड़त्व क्या है। इतना इजी वे में हम लोगों ने उसको समझने का प्रयास किया है। तो विराम के जड़त्व के में लिखेंगे इसका डेफिनेशन, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है, विराम अवस्था में है और वह अपनी विराम अवस्था से परिवर्तन का स्वतः ही विरोध करें, तो हम ऐसे जड़त्व के या वस्तु के ऐसे गुण को क्या कहेंगे? वस्तु के ऐसे गुण को हम विराम का जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु के ऐसे गुण को विराम का जड़त्व कहेंगे। जब कोई वस्तु विराम अवस्था में हो और वो अपनी विराम अवस्था में परिवर्तन का स्वतः ही विरोध करे, तो हम ऐसी वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे? वस्तु के ऐसे गुण को विराम का जड़त्व कहेंगे। आप लोग नोट कर सकते हो, काफ़ी इजी वे में आप लोगों को जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आप लोग ऐसे ही समझते रहे तो 1-2 बार नोट्स रिवाइज ही करना पड़ेगा और उसका आपको 100% बेनिफिशियल रहेगा। इसके उदाहरण नोट कर लेते हैं। आप लोग उदाहरण लिखिएगा विराम के जड़त्व के उदाहरण। पेड़ पर लगे फल, पेड़ पर लगे फल, ठीक है। तो लिखिए नंबर 1 उदाहरण, पेड़ को हिलाने पर फल द्वारा गिरने का विरोध। ऐसा तो है नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अपन पेड़ पे गए, पेड़ को हिलाया और तत्काल हिलाने के पहले ही फल ने बोला कि नहीं भैया मैं तो नीचे गिर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, पेड़ क्या करता है? पेड़ उसका विरोध करता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। आप एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा ताकि एग्जाम्पल से हमें यह रहता है, एग्जाम्पल से उस चीज़ को रिकॉल करने में, जब फ्यूचर में आप 1 महीने बाद जब इन नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आप लोगों के लिए ये इस तरह के एग्जाम्पल से उस चीज़ को रिकॉल करना ज़्यादा इजी हो जाता है। तो इसका सेकंड एग्जाम्पल आप लोग नोट कीजिएगा। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, रुकी हुई बस में हम खड़े बैठे हैं, ठीक है, सॉरी बस या कार का एकाएक चलने पर यात्री को क्या होना? झटका महसूस होना। क्या महसूस होना? यात्री को एकाएक झटका महसूस होना। नोट कर लीजिए साथियों।
ये इस तरह से हमारा विराम का जड़त्व यहाँ पर एंड होता है। और विराम के जड़त्व के बाद हम गति के जड़त्व पे जाते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है, इसका सेकंड प्रकार है। सेकंड प्रकार है हमारा गति का जड़त्व। तो हम क्या कहेंगे, जब कोई वस्तु इसी डेफिनेशन में आप लोगों को मैं डेफिनेशन बनाना बता देता हूँ। जब कोई वस्तु अपनी एक समान गति से, जब कोई वस्तु, यहाँ पर लिखेंगे अपन, एक समान गति से गतिशील है या एक समान गति की अवस्था में है और वह अपनी गतिशील अवस्था में क्या करे, वह अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का स्वतः ही विरोध करे। क्या करे वो, कोई वस्तु एक समान गति। साथियों, एक समान गति क्या होती है, ये सब आपको हम पिछली यूनिटों में बताएंगे कि गति क्या होता है, वेग, द्रव्यमान, सारी चीज़ों को स्टेप बाई आप लोगों को आता ही जाएगा। लेकिन अभी देखिए, जब कोई वस्तु एक समान गति की अवस्था में है तो वो अपनी गतिशील अवस्था में परिवर्तन का स्वतः ही विरोध करे। वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, वस्तु के ऐसे गुण को हम कहेंगे गति का जड़त्व। क्या कहेंगे हम ऐसे गुण को हम कहेंगे गति का जड़त्व कहेंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा कि गतिशील बस के एकदम से रुकने पे हमें जर्क महसूस होता है और हमें से एकदम से आगे चले जाते। क्यों जाते? क्योंकि जब गतिशील वस्तु है, एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारी सीट है और इस पे यहाँ पर हमारा कोई एक साथी संतोष बैठा हुआ। अब वो ऐसे गतिशील था, किसी स्टॉप पे बस रुकी, रुकने से ये स्टेशनरी बॉडी ये रुक जाती है, लेकिन शरीर तो गति में ही रहता है। तो शरीर क्या करता, उस गति के कारण आगे चले जाता। इस तरह के गुण को हम कहते हैं गति का जड़त्व। क्या कहते हैं ऐसे गुण को हम? गति का जड़त्व कहते हैं। तो इसका उदाहरण आप नोट कर लीजिए, आपको शायद एक ही उदाहरण में समझ में आ जाएगा। लिखिए, गतिशील बस का एकाएक रुकना। क्या होना? गतिशील बस या मोटर का, बस का एकाएक रुकना। क्या उदाहरण है इसका? गतिशील बस का एकाएक रुकने से जो जर्क हमारे शरीर को महसूस होता है, जो डिस्टर्बेंस हमारे शरीर को महसूस होता है, ऐसे डिस्टर्बेंस को हम इनर्शिया कहते हैं। कौन सा इनर्शिया कहते हैं? गति का इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया कहेंगे हम इसे कहेंगे गति का इनर्शिया। अब हम तीसरे पार्ट पर जाते हैं। तीसरा पार्ट है हमारा, इसी में जड़त्व का तीसरे प्रकार पे जाते हैं। और जड़त्व का तीसरा प्रकार हमारा जो है वो है दिशा का जड़त्व। कौन सा जड़त्व है वो? दिशा का जड़त्व। तो जब कोई वस्तु, हम इसी डेफिनेशन में, जब कोई वस्तु किसी एक दिशा की अवस्था में है तो वह अपनी दिशा की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, स्वतः ही विरोध करे, उस वस्तु के उस गुण को हम क्या कहेंगे? उस दिशा का जड़त्व कहेंगे। जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु एक दिशा की अवस्था में है और वह अपनी दिशा की अवस्था, क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिशा की अवस्था में अवस्था से परिवर्तन का स्वतः ही विरोध करे, वस्तु के ऐसे गुण को हम क्या कहेंगे, ऐसे गुण को हम कहेंगे दिशा का जड़त्व। क्या कहेंगे? दिशा का जड़त्व कहेंगे। तो इसके एग्जाम्पल आप लोगों ने शायद समझ ही गए होंगे कैसे होगा। इसका एग्जाम्पल ये होगा कि आपने देखा होगा कि जब रोड जैसे ये रोड है, अब इस रोड पे एक टर्न आता है। जब हमारी गाड़ी इस तरह से आती है, यहाँ पे इस तरह से जा रही, लेकिन यहाँ हमारी गाड़ी जब टर्न लेती है तो हमारे शरीर को इस तरह से एक बाहर की ओर धक्का लगता है। हमारा शरीर क्या करता है, इस दिशा को छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह का जो जड़त्व है, इस तरह का जो इनर्शिया है, हम उसे डायरेक्शन का इनर्शिया कहते हैं, दिशा का इनर्शिया कहेंगे। और आपने देखा होगा ये कहाँ होता है, रोड के मोड़ पर, रोड के मोड़ पर। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टर्न पर। तो हम क्या कहेंगे इसके उदाहरण में लिखेंगे हम, रोड के घुमाव पर आदमी का बाहर की ओर जाना। क्या कहेंगे? उदाहरण इसका नोट कर लीजिए, लिखिएगा, सड़क के घुमाव पर यात्री का बाहर की ओर जाना। कहाँ जाना? बाहर की ओर जाना। साथियों, डियर स्टूडेंट, आप लोगों के लिए आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं हम अगले सेशन में। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले और जिससे आप लोगों को भी मोटिवेशन रहे। जय हिंद, जय भारत।